हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मतगणना प्रक्रिया में आपकी ड्यूटी लग चुकी है, आपको सूचना मिल चुकी है। आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको मतगणना प्रक्रिया में भाग लेना है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि मतों की गिनती कैसे की जाएगी, अर्थात जो वोट्स हैं उसको गिनने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, पूरी बात आपको बताने चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कि मतों की गिनती करने का प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं मतगणना निर्देशिका का अध्याय 8 अर्थात मतगणना प्रक्रिया। मतों की गिनती कैसे करें। देखिए, प्रत्येक मतदान स्थल पोलिंग स्टेशन के संबंध में मतगणना का कार्य निम्नांकित प्रकार से किया जाएगा। पहले, जैसे ही मतपेटिका खोली जाए, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभिज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें बनाए गए चिन्हों की जांच करेगा। फिर उपर्युक्त रीत से मुहरों आदि की समाधान कारक जांच कर लिए जाने पर मतदान स्थल की मतपेटिका को खोलकर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकाले जाएंगे। फिर क्या है, मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मतपेटिकाओं में से सभी मतपत्र बाहर निकाल दिए गए हैं और वे पूर्णतः खाली हो गई हैं। अर्थात मतगणना अभिकर्ताओं को आप खाली मतपेटिका दिखा देंगे ताकि वो संतुष्ट हो जाएं कि इसके अंदर अब कोई मतपत्र नहीं है। इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि मतपत्रों को मतपेटिकाओं से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर ना होने पाए, अर्थात बिखरने ना पाए, मेज से नीचे गिरने ना पाए। गणना की मेजों पर ग्राम पंचायतवार मतदान स्थलों की मतपेटिकाएं रखी जाएंगी। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त हुई हों तो ऐसे सभी मतपेटिकाओं को उससे संबंधित ग्राम पंचायतों की हो रही मतगणना की मेज पर एक साथ रखा जाएगा। गणना की मेज पर संबंधित मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं के साथ मतपत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो मतदान स्थल से प्राप्त हुए हों। मतपेटिका से प्राप्त मतपत्र लेखा भाग 1 के अनुसार मतपत्रों का मिलान करके उसे मतपत्र लेखा भाग 2 परिशिष्ट 3 जो है आपको प्राप्त होगा, उसको जो है भरा जाएगा। मतगणना कक्ष या हाल में किसी मतदेय स्थल पर प्रयुक्त दोनों मतपेटियां प्रथम ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा द्वितीय जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य। लेकिन दोस्तों, इस बार एक ही मतपेटिका है चारों पदों के लिए। पहले ये होता था कि दो होती थी, अलग अलग होती थी। ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य की एक होती थी और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की एक होती थी। लेकिन इस बार एक ही है तो आपको एक मतपेटिका मिलेगी। दृढ़ कक्ष से एक साथ लाई जाएंगी। प्रथम मतगणना मेज पर प्रथम मतपेटी तथा द्वितीय मतगणना मेज पर द्वितीय मतपेटी खोली जाएगी। तो इस बार द्वितीय मतपेटी की कोई बात ही नहीं है, प्रथम मतपेटी के बारे में ही आप जानिए। मतपेटी खोलने पर यदि किसी मतपेटी में भिन्न प्रकार अर्थात ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य की मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य की मतपेटी में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र पाया जाता है तो उसको संबंधित पदों के मतपत्रों की गणना करने वाली गणना पार्टी को दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि चारों पद की जो
मतपेटी का है, एक ही होगी, एक ही मतपेटी में सारे मत डाले गए हैं, तो ये प्रॉब्लम इस बार नहीं होगी। फिर अगला चरण क्या है, मतगणना मेज एक ही रहेगी। अब 2 की बात आपको भूल जाना है। मतगणना मेज 1 की गणना पार्टी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान स्थल पर प्रयुक्त ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्रों वाली मतपेटिका खोली जाएगी और उन्हें अलग अलग छांटकर इनकी पदवार 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किए हुए रखा जाएगा। अब यहीं आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि अलग अलग तो रहेगा नहीं, इस बार एक ही मतपेटी में सारे मत रहेंगे। तो क्या करना है, उसे मेज पर पलट लेना है। पलटने के बाद पदवार पहले मतपत्रों को अलग कर लेना है। पदवार अलग कर लीजिए, जैसे ग्राम पंचायत सदस्य का अलग कर लीजिए, ग्राम प्रधान का अलग कर लीजिए। 4 कलर के हैं, आपको अलग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चारों मतपत्र अलग अलग रंग के हैं, तो रंगों के आधार पर ही आप उसे अलग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पद के लिए जितने भी मतपत्र हैं उनकी 50-50 की गड्डियां बना लीजिए और जो फुटकर बचे लास्ट में वो गड्डी बना लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अंतिम गड्डी 50 से कम मतपत्रों की हो सकती है, उसमें स्लिपों पर मतपत्रों की संख्या लिख दी जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत मतपत्रों को अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, चारों की बातों को समझिए। चारों को अलग अलग बंडल में रखा जाएगा। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाए। तो अब आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों में बटा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, पहले जो है 4 कलर के आधार पर बांट लेंगे, चारों कलर के आधार पर छटनी कर लेंगे। उसके बाद जो आपका ग्राम पंचायत सदस्य का सफ़ेद रंग का मतपत्र है उसके मतपत्रों के पीछे आप देख लीजिएगा, मतपत्रों के पीछे सुभेदक सील लगी होगी, वार्ड क्रमांक लिखा होगा। अब उसको आपको वार्ड क्रमांक के अनुसार विभाजित कर लेना है। जितने वार्ड हैं सभी वार्डों को आपको अलग अलग करके फिर वही प्रक्रिया करना है, 50-50 की उनकी भी गड्डी आपको बना लेना है। तदुपरांत उस मतदान स्थल की यदि दूसरी मतपेटी हो तो उसे खोला जाएगा और उसी प्रकार गड्डियां बना करके सदस्यों और प्रधानों के लिए अलग अलग बंडलों में उन गड्डियों में रखा जाएगा। उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी। इसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाए। अब चूंकि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान स्थल से संबद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित होंगे, इसलिए मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छटनी कर ली जाए और फिर उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध दिया जाए। समझ गए दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य का इस तरह से करना है कि आप उनके वार्ड को देख करके वार्ड वाइज अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है वार्ड वाइज उनकी गड्डियां बनाकर रख देंगे, लेकिन 50 क्रम वही रहेगा, 50-50 की गड्डियां बनाएंगे और जितनी भी गड्डियां होंगी उनको एक साथ कर लेंगे। तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड की गड्डियों की उम्मीदवार प्रत्याशीवार छटाई की जाएगी तथा बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। अब ये प्रक्रिया करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब किसी एक को, मान लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य का जो है आपने एक वार्ड की गड्डियों को खोला और खोलने के बाद उसमें जितने प्रत्याशी हैं प्रत्याशियों को जो है दिए गए मतों के आधार पर उन मतपत्रों को अलग अलग कर लीजिए। जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह पर जो एरो क्रॉस सील लगी है, तो किस प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं उनको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद बारी बारी से गणना प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात प्रधान के पक्ष में डाले गए मतपत्रों की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग गड्डियों की गणना उम्मीदवार प्रत्याशीवार कर ली जाएगी। यहीं पर समझने की जो है ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हम पहले जो है रंगों के आधार पर मतपत्रों को अलग अलग कर लें। उसके बाद
ग्राम पंचायत सदस्य का जो मतपत्र है उसको वार्ड के अनुसार अलग अलग कर लें, गड्डियां बना लें 50-50 की। जब ये सारा काम हो जाए तो अब काउंटिंग की बारी आती है। काउंटिंग करने के लिए मान लीजिए आपने ग्राम पंचायत सदस्य का कोई एक वार्ड, पहला वार्ड आपने उठाया। पहले वार्ड में जितने मतपत्र हैं उन मतों को अब आपको देखिए चुनाव चिन्ह के आधार पर उनको अलग अलग कर लीजिए। जो एरोक्रॉस सील लगी है उसके आधार पर आपको अलग अलग छटनी करना है। छटनी करने के बाद फिर आपको उसकी काउंटिंग करना है कि किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने मत गए हैं। उसके बाद मतगणना पार्टी 2 द्वारा, मतगणना पार्टी 2 नहीं रहेगी दोस्तों, इस बार ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे पढ़ना बताना खाली कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। एक ही मेज पर चारों पदों के मत जो है पलटे जाएंगे, एक ही मेज पर चारों पदों के मतों की काउंटिंग होगी, इसलिए मतगणना पार्टी 2 की इस बार कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग से बताई गई है, तो अलग है ही नहीं है, तो उसको हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़िए। गड्डियां बांधते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर रद्द करने योग्य तो नहीं है। अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों के आधार पर चित्र रूप में परिशिष्ट 2 में दर्शाया गया है। क्या? जब सामने की ओर कोई भी निशान ना लगा हो, अर्थात मतपत्र पर कोई एरोक्रॉस सील ना लगा हो, तो ऐसे जो है मतपत्र अस्वीकृत किए जाएंगे, ऐसे मतपत्र रद्द किए जाएंगे। निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, यानी जो एरोक्रॉस सील दी गई थी, किसी ने एरोक्रॉस सील ना लगा करके अंगूठा का निशान लगा दिया। ये प्रश्न किसी ने पूछा भी था कि अगर किसी ने अंगूठा का निशान लगा दिया तो क्या होगा। तो ऐसे मतपत्र जो है रद्द होंगे। जब निशान खाली स्थान पर अर्थात पृष्ठभाग पर या पूरी तरह से अपेक्षित स्थान पर जो है लगा हो, या जब 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगा हो। अगर किसी ने 2 प्रत्याशी पर निशान लगा दिया तो वह भी रद्द होगा, ठीक है। और जो निशान की उचित जगह है वहाँ न लगकर कहीं और लगा हो तो वह भी रद्द होगा। जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, यानी मतपत्रों पर अगर कोई ऐसी लिखावट हो या कोई ऐसी पहचान हो कि यह पता चल सके कि जो है किसने मत दिया है, अर्थात मतदाता ने अपनी पहचान उस पर बना दी हो, तो ऐसे मतपत्र भी रद्द होंगे। जब मतपत्र इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान ना की जा सकती हो, ऐसी कंडीशन में भी रद्द होगा। जब मतपत्र प्रमाणित ना हो या वह नकली हो, ऐसी कंडीशन में भी रद्द होना है। निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो, तो ऐसे मतों को भी जो है रद्द किया जाएगा। चुनाव चिन्ह जो हैं उनको विभाजित करने वाली जो रेखा है उनके मध्य अंकित किया गया हो, अर्थात आधा इधर आधा उधर, तो किस प्रत्याशी को मत दिया गया है यह जब समझ में नहीं आएगा तो ऐसे मतपत्रों को भी रद्द किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मतपत्रों को उम्मीदवारों को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने वाले हों एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा। मतदेय स्थलवार प्राप्त वैध एवं संदिग्ध मतपत्रों के बंडल मतपत्रों की प्रविष्ट गणना पर्ची प्रपत्र 43 में की जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडल को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची परिशिष्ट 5 प्रपत्र 43 लगा दी जाएगी, जिसमें उन बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी। फिर मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के मतों का विवरण क्रमशः निर्धारित प्रपत्र 44 ग्राम पंचायत के सदस्य व प्रपत्र 45 एवं 46 प्रधान ग्राम पंचायत में अंकित किया जाएगा। ये सारे प्रपत्र दोस्तों आपको मिलेंगे और मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा भी, उन्हें भरना भी बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको सारे प्रपत्र दिखाऊंगा और उन्हें भरना भी बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जबकि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के मतों का विवरण निर्धारित प्रपत्र क्रमशः प्रपत्र 47 एवं 48 क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रपत्र 49, 50 एवं 51 जिला पंचायत सदस्य में अंकित किया जाएगा। गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडल को निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा व अंतिम आदेश पारित करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची प्रपत्र 43 में संशोधन करेगा, परंतु इस संबंध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलिखित करेगा। किसको मत दिया गया है, महत्वपूर्ण बातें निम्नांकित हैं तथा इस संबंध में रेखाचित्र परिशिष्ट 2 दिया गया है। मतपत्र में उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना चाहिए। नियमों में निर्वाचक के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मुहर लगाए। यदि चिन्ह अन्यत्र लगाया गया है और यह उचित रूप से स्पष्ट है कि वह एक खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के लिए मत की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक निर्वाचक किसी उम्मीदवार के प्रतीक के सामने एक से अधिक चिन्ह लगा सकता है। उससे ना तो मतपत्र अमान्य होगा और ना ही प्रश्नगत उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत अवैध होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी जो है मतदाता ने कई बार एरो क्रॉस सील लगा दिया है एक ही चुनाव चिन्ह पर, तो वो मत जो है रद्द नहीं होगा। यदि मूल निशान वास्तव में एक उम्मीदवार के स्तंभ में लगाया गया है, परंतु मतपत्र को किसी प्रकार मोड़ने के फलस्वरूप उसकी किसी अन्य उम्मीदवार के स्तंभ में छाया आ जाती है, तो ऐसा मत मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया गया माना जाएगा। जहां चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है कि उसका एक भाग दो उम्मीदवारों के बीच विभाजित करने वाली रेखा को छूता हो या पार करता हो, तब भी निश्चित रूप से वह संदिग्ध मत का मामला नहीं होगा। यदि चिन्ह की स्थिति ऐसी है कि उससे पर्याप्त निश्चितता के साथ सूचित होता है कि मतदाता एक खास उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाना चाहता है, तब उस उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिए। चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपि को स्वयं संदेह है, निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट किया जाएगा। समान संख्या के निर्वाचन प्रतीकों वाले ऐसे मतपत्र जिनके पीछे वार्ड संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित न की गई हो, मतपत्रों की छटाई के स्तर पर ही उन पर अंकित अनुक्रमांक एवं पीठासीन अधिकारी को अमुक वार्ड के लिए जारी किए गए मतपत्रों के अनुक्रमांक तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए मतपत्र लेखा में उल्लिखित अनुक्रमांक के आधार पर अभिज्ञापित करके संबंधित वार्ड की गणना में ही शामिल किया जाए। सुभेदक सील एवं अथवा वार्ड क्रमांक न होने की स्थिति में जारी किए गए एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुक्रमांक के आधार पर गणना के दौरान मतपत्र छटाई किए जाने के स्तर पर ही ऐसे मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा। किंतु जिस मतपत्र के पृष्ठभाग पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, वह अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। प्रतिपर्ण सहित प्राप्त मतपत्र विधिवत मतदाता को जारी किया हुआ न होने के कारण निरस्त किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है, मतपत्र में किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने में एरो क्रॉस मुहर का निशान अंकित हो तथा मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठा का निशान पाया जाता है, तो वह मतपत्र अवैध माना जाएगा। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा परीक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा स्याही लगे अंगूठे से असावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा है। केवल वही मतपत्र अवैध होगा जिस पर अंगूठा के निशान से मतदाता की पहचान होती हो। कोई मतपत्र निर्धारित मतपेटी से भिन्न मतपेटी में पाए जाने पर अवैध नहीं माना जाएगा और उसकी गणना संबंधित पद हेतु की जाएगी। उपर्युक्त वैध मतपत्रों की जांच हो जाने पर तथा गणना पर्चियों में आवश्यकतानुसार प्रविष्टियों की शुद्ध किए जाने पर निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक लिपि की सहायता से गणना का परिणाम लिखा जाएगा तथा उसका सत्य परीक्षण किया जाएगा। निविदत मतपत्र वाले कोई भी लिफाफे न तो खोले जाएंगे और न ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जाएगी। मतदेय स्थलों के मतपत्रों की गणना समाप्त होने पर संदिग्ध मतपत्र प्राप्त हो जाने पर उसके निर्धारित प्रपत्रों में प्रविष्टियों को कर लिए जाने तथा उन सत्य परीक्षण हो जाने के पश्चात निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी समस्त मतपत्रों तथा अन्य कागजात को एक पैकेट में रख देगा।
ग्राम पंचायत के मतदान स्थल के मत पेटिकाओं में रखे गए मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को समस्त मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए, ताकि वास्तविक मतपत्रों की संख्या तथा गणना में अंकित मतपत्रों की संख्या का मिलान हो सके। मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों के संबंध में समस्त प्रविष्टियां पूरी हो जाने के बाद मतगणना पर्यवेक्षक सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 44, 45, 47 और 49 उम्मीदवारों के लिए नियत स्तंभों के अंत में मतपत्रों की संख्या दर्ज करेगा। यह करने के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में वैध और अस्वीकृत मतपत्रों के आंकड़ों का योग किया जाएगा और मतपेटिकाओं के साथ प्राप्त मतपत्र के लेखा से मिलान किया जाएगा। यदि मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अंतर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी उसको मतपत्र लेखा भाग 2 में अभिलिखित करेगा। मतगणना कार्य को शीघ्र एवं त्रुटि रहित करने के लिए आवश्यक है कि मतगणना आरंभ होने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन या कंप्यूटरीकृत या ऑफलाइन तरीके से तैयार मतदेय स्थलवार मतगणना प्रपत्र, जिसमें पद नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, आवंटित चुनाव चिन्ह, ग्राम पंचायत, मतदेय स्थल का क्रमांक एवं नाम पूर्व से ही भरे हों, उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मतगणना उपरांत मतगणना पर्यवेक्षक को अधिक लेखन कार्य न करना पड़े एवं लिपिकीय त्रुटियां भी परिलक्षित न हों। अब बात आती है पुनर्गणना। इसके लिए किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन परिणाम घोषित करने के पूर्व मतों की फिर से संपूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी, किंतु निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसे व्यर्थ या अनुचित जान पड़े अस्वीकृत करने का कारण उसी समय अभिलिखित परिशिष्ट 4 करके अस्वीकृत कर देगा। तत्पश्चात गणना पर्यवेक्षक द्वारा विवरण प्रपत्र 44, 46, 48 व 50 तैयार किया जाएगा और उसमें नाम सहित हस्ताक्षर करने के बाद निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन विवरणों की प्रविष्टियों का सत्य परीक्षण करने के पश्चात निर्वाचित प्रत्याशी का यथास्थान नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जाएगा। फिर आता है मतों की समता। तो दोस्तों, अभी आपने मत गणना करना सीख लिया है। अब बाकी जो कंडीशंस हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।